दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं। देश की जनता ने जिस विश्वास से विशाल बहुमत के साथ मोदी को कमान संभलाई थी, उसमें महंगाई और भ्रष्टाचार से निजात दिलाने का मोदी का वादा शामिल था। लेकिन पीएम मोदी देश में महंगाई के कम करने के वादे को पूरा नहीं कर सके और जनता खुद कहीं न कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगी है। दावा तो यहां तक तय किया गया था कि केंद्र में उनकी सरकार आएगी तो किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा देश भर में जगह जगह की गई रैलियों में उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस को कटघरे में भी खड़ा किया था। लोगों को भरोसा होने लगा था कि महंगाई से मुक्ति अब मिलने ही वाली है और सचमुच अच्छे दिन आने वाले हैं। उस दौरान भाजपा ने देश की जनता को एक लोकप्रिय नारा भी दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई की चर्चा बहुत स्वाभाविक होती है, लेकिन कभी महत्वपूर्ण फैसले हो जाए, बड़े महत्वपूर्ण दाम कम हो जाए तो उसको भुला दिया जाता है। महंगाई ज्यादा है, महंगाई कम करूंगा। जब हम थे, दुनिया में पेट्रोल के दाम $140 का था, आज 40-45 पे पहुंच गया है, मगर वो पैसा आपके जेब में नहीं आ रहा है। लेकिन महंगाई के चाबुक से बचने और अच्छे दिनों की धुन सुनने के इंतजार में देश की जनता ने 4 साल गुजार दिए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और अगर यही क्रम जारी रहा तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों तक पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच जाएगा। रसोई गैस के दाम भी कम होने की बजाय लगातार बढ़े ही हैं। खाद्य वस्तुओं के दामों में भी इन 4 सालों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला भी नहीं रुका है। कुल मिलाकर महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार कटघरे में ही खड़ी हुई है। जनता के सपनों पर वज्रपात हुआ है। यूपीए सरकार के समय जब पेट्रोल की कीमतें 50 से 55 रुपए प्रति लीटर थी, तब भाजपा नेता कांग्रेस को कोसते नहीं थकते थे। लेकिन अब पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों पर भाजपा नेतृत्व ने चुप्पी साध ली है। भाजपा नेता महंगाई के मोर्चे पर अपनी जबान खोलने के बजाय महंगाई के बढ़ने के पीछे तरह तरह के तर्क देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। देखो, मोदी सरकार के राज में ऐसा नहीं है कि महंगाई ज्यादा घटी हो। महंगाई तो देखो अपने लेवल से बढ़ी रही है। जीएसटी से देख लो आप, जीएसटी से इतना कोई जो प्रभाव पड़ना चाहिए था वो प्रभाव पड़ा नहीं। हमारा मानना तो ये है कि जीएसटी में पेट्रोल को इंक्लूड करना चाहिए, तब तो जीएसटी का कोई महत्व होगा, अदरवाइज कोई महत्व नहीं है जीएसटी का। देखिए, मोदी सरकार के जो 4 साल हुए हैं, वो सरकार को 10 में से 8 नंबर हम देते हैं। जहां तक महंगाई और भ्रष्टाचार का सवाल है, महंगाई थोड़ी बहुत लगाम कसी है, अभी सिर्फ पेट्रोल के दाम पे उछाल मारा है। जीएसटी पे है तो बहुत ज्यादा महंगाई लग रही है और कुछ बहुत जीएसटी पे भी उतरे हैं, ऐसे नहीं है सभी पे। लेकिन मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल तो इतना हाई कर दिया है, मोटरसाइकिल चलाना बेकार हो गया है, किराए से जाना पड़ रहा है, किराए से आना पड़ रहा है। महंगाई बढ़ी है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई। सरकार आने से पहले मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख हर आदमी के खाते में आएंगे। किसी के खाते में 15 लाख छोड़ के कुछ भी पैसा नहीं आया अभी तक। सब मजदूर परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है। जीएसटी से लेकर हम जैसे जो व्यापार करने वाले लोग हैं, हम खुद परेशान हैं। हमें जीएसटी देना पड़ रहा है काफी पहले से ज्यादा। 15%, 18% जीएसटी कर दिया। पहले 14% से हुआ करता, 18% कर दिया। उसमें कोई राहत नहीं है। नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। महंगाई, आज आप महंगाई देखो तो महंगाई हिंदुस्तान में आसमान छू रही है। अगर 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता तो 100 रुपये महंगाई बढ़ती है। जहां तक पेट्रोल का मामला है, 60 रुपये कांग्रेस सरकार में थे, ये 80 रुपये लेके आ गई। तो इस सरकार ने केवल और केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जिनके घरानों में पेट्रोल का काम है, उनको बढ़ावा दे रही है। गरीबी दूर कर देंगे। आप ये बताएं कहाँ गरीबी दूर हुई है? उल्टा गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। पैसे वाला और पैसे वाला गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। किसान मर रहा है। आज आप देखो, लहसुन को ले लो, टमाटर ले लो, किसी भी तरह की वो फसल को ले लो आप, उसमें किसान मरता जा रहा है। उसको अपने जो दाम है फसल के वो प्रॉपर मिल नहीं रहे। पेट्रोल, गैस, सारा हर चीज का इन्होंने राशन पानी का सबका महंगाई कर दी है। जो आदमी कमा रहा है, जो सारा राशन पानी में भी कर नहीं पा रहा ढंग से। दाल लेने जाओ, चीनी लेने जाओ तो उसमें भी दाम बढ़ा दिए। गैस लेने जाओ तो 786 रुपए का
नमस्कार जनते में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम खास मुद्दे पे चर्चा करेंगे। मोदी सरकार के 4 साल पूरे करने जा रही है। यो तो बात करें 16 मई को ही स्थितियां साफ हो गई थी जब चुनाव परिणाम आए थे कि सरकार बननी है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। मुहूर्त 26 मई का निकला। उस वक्त का चुनाव कुछ कई मायने में एक अलग हटके था। बीजेपी को प्रचंड बहुमत पहली मर्तबा मिला जब 1980 में पार्टी का गठन हुआ। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी साहब ने 2014 और 13 के दरमियान जो जनता की जुबान पे इस तरह से हावी हो चुके थे, अब जनता क्या सोचती है उसको लेकर के हम इसको लेकर के चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इन सवालों का जवाब देंगे भाजपा नेता आरपी विजय साहब। हमारे साथ अलग अलग सेक्टर से जुड़े हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके कुछ सवाल होंगे कुछ मुद्दों को लेकर के। आज हम जिन पे चर्चा करेंगे, बहुत सुना होगा उस वक्त, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम यहीं से शुरू करेंगे कि महंगाई आज क्या कोई मुद्दा है, और मुद्दा है तो कहां स्टैंड कर रहा है, इसको लेकर के मैं चर्चा करूंगा। महंगाई पे पहले मैं मौका दूंगा विजय साहब को कुछ कहने का कि महंगाई पे सरकार की ओर से वो क्या कहना चाहते हैं। जी विजय साहब। योगेंद्र जी, जब से एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में बनी है 2014 से, उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो बहुत अंतर है। किस परिस्थिति में उन्होंने देश को संभाला था, किस तरीके से उस समय महंगाई थी, उस समय पेट्रोल के भाव क्या थे। आज हो सकता है कि पहले से ज्यादा दिख रहे हो अब आपको, बट उस समय महंगाई की जो सीमा थी वो किस लेवल पे थी, उसको आज से तुलना करेंगे आप तो महंगाई कहीं पर भी नहीं टिक रही। महंगाई नाम की कोई चीज नहीं है। बट एक बात जरूर है कि पेट्रोलियम के और डीजल के जो प्राइसेज है वो हमारे हाथ में नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट से गवर्न होते हैं। फिर भी उसके लिए सरकार उपभोक्ताओं को कुछ राहत देने के लिए विचार कर रही है, और जल्दी ही शायद हो सकता है ये विचार हो सकता है 26 तारीख को या उससे बाद में 28 तारीख को कोई बैठक है, उसमें आपको कोई राहत की घोषणा मिले। चले, आप भी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं महंगाई कम करने में भी। नहीं, महंगाई अनिल शेखावत साहब हमारे साथ हैं। अनिल जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रेगुलर पैनलिस्ट के रूप में समीक्षक के नाते जुड़ते हैं। अनिल जी, महंगाई को लेकर के मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहला सवाल तो ये आपसे कि क्या कोई मुद्दा है महंगाई? महंगाई मुद्दा हमेशा रहा है जी, और इस देश का जो मध्यम वर्ग है वो सबसे बड़ा वर्ग है। और पेट्रोल के चाहे 30 पैसे बढ़े हों चाहे 3 रुपए बढ़े हों, ये हर आदमी के जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। तो आरपी विजय साहब ने बड़े शालीनता से, बड़ी चतुराई से ये कहा है कि जब मोदी साहब ने सत्ता संभाली थी, जब महंगाई किसी और स्तर पे थी। हर स्तर हर टाइम पे अलग अलग रहता है, परंतु मैंने मेरी जिंदगी में 11 दिन से लगातार जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऐसा समय कहीं नहीं देखा है। इसकी क्या मजबूरियां हो सकती हैं, ये ज्यादा बेहतर जानते हैं। कर्नाटका इलेक्शन में 17 दिन तक तो कोई पैसे नहीं बढ़े, और उसके बाद से हर दिन पैसे बढ़ रहे हैं। और जो ऑयल कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो आम आदमी को किस दिशा में ले जाने की ये बात कर रहे हैं, और अपने लॉजिक से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे टाइम का महंगाई स्तर पीछे वाली सरकार के स्तर से ज्यादा कम है। ऐसी स्थिति में विजय साहब से ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ऐसा कोई उदाहरण बता दें कि ये कंपनियां जो बनी हुई हैं, जो डिसाइड डेली कर रही हैं, ये 11 दिन लगातार कौन से पीरियड में, 4 साल में या इससे पहले वाले सालों में 11 दिन लगातार, ये बड़ी छोटा सा मुद्दा है, चाहे 30 पैसे बढ़े हो, पर 2 साल में 20 रुपए बढ़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो यूपीए की सरकार में इससे ज्यादा थी और आज 80 रुपए तक ही पहुंची है, उसके बावजूद भी जनता पे इतना भार कैसे डाला जा रहा है, इसका मैं जवाब इनसे चाहता हूँ। जी चलिए, राजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं कि आम जन के नाते। राजेंद्र जी, महंगाई को लेकर के आम पब्लिक क्या सोचती है मोदी सरकार को लेकर? दरअसल में डीजल और पेट्रोल को ऐसा है कि ये दिख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल है वो महंगी हो रही है, क्योंकि इनकी कंपनियां हैं वो रोज इंडेक्सिंग करती है और उसका पब्लिसिटी भी होती है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये कोई दोनों महंगे हो रहे हैं। पर आप देखिए कि दोनों की महंगी हो रही है। आप देखिए कि इलाज है कितना महंगा हो गया, लोगों का आना जाना कितना महंगा हो गया।
ट्रेनों के टिकट है वो लगातार महंगे होते जा रहे हैं। आम आदमी के उपभोग का सामान है वो भी महंगा होता जा रहा है। कहीं ऐसा लगा नहीं कि कहीं पे भी किसी को राहत मिली। कपड़ा है, पहले कपड़े का आप देखिए, कपड़ा इतना महंगा हो गया पहनने का। जो रोटी कपड़ा मकान का सपना हर व्यक्ति का एक जीवन में ध्येय होता था, मैं समझता हूँ कि वो अब बहुत ज्यादा मुश्किलात में होता जा रहा है। आप ये देखिए, खाने पीने की चीजों के अलावा और जो लग्जरी आइटम्स थे उनकी तो अब सोचना ही मुश्किल हो गई, क्योंकि आप जीएसटी है वो इतना प्रभावी हो गया। दरअसल में ये जीएसटी क्या है, चाल थी। चाल ये थी कि कोई भी सरकार आती है वो केवल जनता के से टैक्स वसूल करने का काम करती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार। ये जब पहले सेल टैक्स लागू किया था तो ये पहले 10% से लागू हुआ था, और सर्विस टैक्स 10% से शुरू हुआ, उसको फिर 12% किया, फिर 14% किया। वो 14.5 से ये सरकार सोच रही थी कि हम इसको कैसे बढ़ाएं, तो उन्होंने कोई तरकीब निकाली है जीएसटी वाली, और इसको सीधे 18 और 28% कर। और जो आम व्यक्ति था जिसको जीएसटी के लागू होने के बाद जिसमें राहत की उम्मीद थी, वो सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल था, उस पर 53% टैक्स था। तो अगर इनको सब चीजें एक देश एक टैक्स, सारा समान टैक्स लगाना था, तो फिर सभी वस्तुओं पे समान टैक्स लगाते। और जो पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा जिसकी खपत होती है और जिसका आम आदमी से सीधा जुड़ाव है, उसको भी जीएसटी के दायरे में लाते। और उसको जीएसटी के दायरे में बड़ी चालाकी से नहीं लाया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आम आदमी की जेब काटी जा रही है, उससे 53% जेब काटी जा रही है। आप ये देखिए कितना बड़ा ये धोखा है जनता के साथ। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करी, पूर्ववर्ती सरकारें सब यही काम करती है। पेट्रोल और डीजल को कोई नहीं छोड़ना चाहता, वो हर दिन नया एक टैक्स लेकर उसके ऊपर आता है। चलिए मैं क्योंकि समय कम है, मुझे सब लोगों से बात करनी है। बाबूलाल जी हमारे साथ में हैं। बाबूलाल जी, आपके पास सीधा जो आप जिस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आम जनता की महंगाई का असर आपके सेक्टर पे पड़ता है, क्या कुछ कह सकते हैं कि लोगों ने अपने खर्चे में कटौती कर दी है? खासकर रसोई से आपका जो प्रोडक्ट है वो जुड़ा हुआ है, कुछ असर पड़ रहा है लोगों पे महंगाई का? देखिए, निश्चित रूप से जैसे अभी इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे जीवन में परिवहन एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। हम जितना खर्चा रसोई में करते हैं उससे ज्यादा परिवहन खर्चा करते हैं, और दूसरे कॉस्मेटिक्स और दूसरे हैं। तो अब जो रसोई की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि रसोई में रसोई में देखिए इतनी व्यवस्थाएं हुई कि आदमी की जेब से पैसा धीरे धीरे दूसरे मद में गया, और रसोई के लिए जो 25% उसका बचता था, रसोई में 20 से 25% से ज्यादा खर्चा नहीं आता है किसी की मद का, तो वो खर्चा भी अब वो नहीं कर पा रहा है। मतलब मान लीजिए पहले 1 महीने का सामान जो लेके जाता था वो कहता है भैया 15 दिन का दे दो, 15 दिन का जो लेके जाता है वो कहता है 7 दिन का जमा दे दो। और ये भी स्थिति ये है कि अगर उसको गलती से उधार दे दिया तो वो लेके जाएगा 1 महीने के लिए, और उसके दूसरे जो इतने आवश्यकताएं हैं उसमें तो वो 3 महीने भी हो सकती है, 4 महीने भी हो सकती है, 5 महीने भी हो सकती है। और इसके कारण से आज ये स्थिति हो गई मार्केट की कि मार्केट से पैसा बिल्कुल गायब हो गया। जो लोग अपने आप को ऐसे समझ लीजिए कोठीवाल समझते थे, साहूकार जिनकी गिनती आती थी, उनकी स्थिति ये हो गई है कि उनको कोई उधार पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। पैसा सब जो था वो सिमट करके चला गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर इन्होंने एक एग्रीकल्चर पे मैं आता हूँ कि एग्रीकल्चर में एक व्यवस्थाएं चालू की कि हम समर्थन मूल्य पे सामान खरीदेंगे, खरीदिए। अब समर्थन मूल्य पे समझ लीजिए कि 10 लाख टन मूंग पैदा हुआ, खरीदा 1 लाख टन। समझ लीजिए चना पैदा हो गया 20 लाख टन और खरीदा 2 लाख टन, 3 लाख टन। समझ लीजिए कि सरसों पैदा हो गई 35 लाख टन और खरीदी 7 लाख टन, 6 लाख टन। तो उसके बाद में जो एक मार्केट को जो दिशा मिलनी चाहिए थी, वो दिशा फिर दिशा भ्रम हो गया। यानी उन्होंने खरीदा, समझ लीजिए खरीद लगाई 44 रुपए में, और फिर वापस बेचना चालू कर दिया उसको 32 रुपए में। तो मार्केट में जो लोगों ने अपने समझ लीजिए अपने लिए खरीदा माल, वो माल फिर बिकता हुआ चला गया। हमारी यही हालत तेल मिलों की हुई, यही हालत हमारी दाल मिलों की हुई। आज स्थिति ये हो गई है कि दाल मिल और तेल मिलें इतने भयभीत हो गए हैं कि कोई चलाने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर होगा क्या? ये अगर एमएसएमई आगे खत्म हो जाएगी, इसकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, तो
जैसे एक इकोनॉमिस्ट से अगर बात करते हैं तो कहता है कि जिस देश की एमएसएमई खत्म हो जाती है उस देश को कोई घड़ी रहने वाला नहीं है, वो इकोनॉमी ऑटोमेटिक उसकी खत्म होती है। अभी आपको लग रहा है उस पर असर पड़ रहा है? उसका असर इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त असर है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हर रोज एक तो ये समाचार आता है कि आज फला पार्टी दिवालिया हो गई, आज फला पार्टी दिवालिया हो गई, आज फला पार्टी दिवालिया हो गई। तो ये जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, ये व्यवस्थाओं को सुधारने में मुझे नहीं लगता कि कितने साल और लगेंगे। और ये जो 4 साल का अगर लेखा जोखा करने के लिए अगर बैठे हैं तो मैं तो ये कहता हूं कि व्यापार जो छोटा है, मध्यम वर्ग का व्यापारी है, मध्यम वर्ग का जो उद्योगपति है, वो तो आत्महत्या की ओर अग्रसर है। उसकी स्थिति तो ये हो गई। चलिए बाबला जी, वैसे तो हम इंडस्ट्री को एक दिन मुद्दा बना रहे हैं, हमारे एजेंडे में एक दिन है, लेकिन फिर भी आपने जिक्र किया है कि किस ओर हम जा रहे हैं, महंगाई का असर उस पर भी पड़ रहा है। विजय साहब, ये 3 लोगों के सवाल हैं, मैं एक बार आपका जवाब चाहूंगा, उसके बाद हमारी जो बची हुई पैनलिस्ट हम उनसे वापस लौटेंगे। मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा, आपने अनिल सिंह जी को सुना, राजेंद्र सिंह जी को सुना, बाबूलाल जी को सुना। अनिल जी ने बताया कि महंगाई उस समय की इस समय की तुलना नहीं होनी चाहिए और महंगाई होती है और आपको कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। तो मैं इनके ज्ञान में ये भी लाना चाहता हूं कि महंगाई उस जमाने की महंगाई, इस जमाने की महंगाई की बात नहीं कर रहा मैं। उस समय जो कॉस्ट इंडेक्स था वो कितना हाई था, ये सर्वे गवर्नमेंट अच्छी तरह से जानते हैं। उस समय जो कॉस्ट इंडेक्स है और आज के कॉस्ट इंडेक्स, देखो इन्फ्लेशन जो जाती जाती है वो कॉस्ट इंडेक्स से होती है। उस समय 10% के आसपास था। मेरी बात, अभी भंडारी साहब आपके पास आ रहा हूं, भंडारी साहब आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, अभी जाओ, अभी आपके पास जेल पे जाएंगे मेरे, अभी कहा था ना वो पेट्रोल पैसे कम हुए, अभी आपके पास भंडारी साहब थोड़ा सा अभी आपके पास आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। उसके बाद में मेरा एक बार सुन ले, उसके बाद में आप क्वेश्चन रेज करेंगे, मैं जवाब दूंगा, आपका भी दूंगा। बट मैं इनको ये कह रहा था कि उस समय जो सीपीआई थी वो 10% के आसपास थी, वो आज की तारीख में घट करके 4 से 4.5% के आसपास आ गई, बीच में 3% भी चली गई थी। तो महंगाई तो घटी है। अब रही बात अभी इस समय जो महंगाई ज्यादा लग रही है, उसके पीछे रीजन है कि पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेज है ये अचानक बढ़ गई। इसके कारण बताता हूं मैं आपको साहब, इसके 3 मेन कारण है। एक तो ओपेक होता है, जो तो ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज होते हैं, उन्होंने इसका प्रोडक्शन घटाने का काम कर दिया, उससे ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो गई तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ गई। एक वेनेजुएला, आप सब जानते हैं वेनेजुएला की पोजीशन क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट हमारा ऑयल प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। मोदी से आए थे कम, मैं आपके पास आऊंगा, मेरी बात सुने आपके विजय साहब, इसमें मोदी जी कुछ नहीं, आज अपने देश में तेल होता है, आपके पास आपको पता है कि तेल बाहर से आता है। कहते हैं चुनाव से पहले मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, आपकी तकलीफ एक आम हिंदुस्तानी की तकलीफ है। सिर्फ महंगाई जो है अभी जो दिख रही है वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल की प्राइसेज की वजह से दिख रही है। और पेट्रोल और डीजल की प्राइसेज में फिर भी गवर्नमेंट ये सोच रही है एक्साइज ड्यूटी कम की जाए। स्टेट को उन्होंने कहा है कि भाई आप भी वेट की रेटें कम करो तो डेफिनेटली उपभोक्ताओं को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मेन चीज ये है कि महंगाई वैसे नहीं है। आप देखो कि क्या भाव आपके दालों के भाव थे, आज क्या भाव हो गए, आज सब्जी के भाव क्या थे, आज क्या भाव दिख रहे हैं। आज गृहिणी से आप पूछो, मैं आपको बताऊं, उस समय जो गैस का सिलेंडर होता था आज कितना रिबेट मिल रहा है, ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रेडिट मिल रही है। आप जो आपके खाते में जो जमा मिल रहा है, आपके खाते में जो रोकना चाहूंगा। चलिए आप लोगों के सवाल, आप भंडारी साहब आपका सवाल बता दीजिए एक बार, आपका सवाल जो है मुद्दे पे आपका सवाल बता दीजिए एक बार। विजय साहब से मैं जवाब दिलाऊंगा। जवाब एक साथ हाँ बोलिए। मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी आए तो बहुत बड़ी रोजगार मिल जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, बहुत बड़ी महंगाई की मार का था, चाइना को आंखें दिखानी चाहिए, लाल आंखें दिखानी चाहिए, ये सारी बातें किन्होंने। आज घर घर में चाइना का सामान आ रहा है, आप कुछ नहीं किया। पाकिस्तान से चीनी मंगा रहे हो, शर्म की बात है, डूबने की बात है कि पाकिस्तान चीनी मंगा रहे हैं और हमारे किसान मर रहा है। व्यापार को बंद कर दे, नहीं क्या बंद, व्यापार बंद कर दे, जो अपने कमिटमेंट है उनको खत्म कर दे। आप जानते क्या मतलब, एक बात बताओ आपको ये बात में ये गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं, आपके मेरे नहीं होते। ये गवर्नमेंट जो होती है पावर में, वो डिसीजन लेती है और जो कमिटमेंट किए होते हैं उनको निभाना पड़ता है। आपके हिंदू, ये सरकार हिंदू की, देखो ऐसा होता है निरपेक्ष सरकार होती है, सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। कड़ी बात कह रहा हूँ, आप मुद्दे की बात करो, आज जो मुद्दा है उसकी बात, मुद्दा नहीं निभा रहे हो आप तो आप पता नहीं क्या। भंडारी साहब
मुद्दा आज हमारा अभी रेल का किराया आप कह सकते हो भंडारी साहब 14% क्या बढ़ेगा? सुनिए तो 3 सेगमेंट किराया रेलवे का 14.5% बढ़ा दिया आपने। बिलों क्या जाता भर्ती आ रही है 4 साल में कौन सी सस्ती हो गई? क्या बता दो, आप बता दो। आपका कभी क्या तो 4 साल में कोई किराया बढ़ा आपका? कौन ने क्या? 14% बढ़ा दिया आपने। समय कम है, क्या कम कर रहे हो? रेलवे क्या आपने बढ़ा दिया आपने? एक बात बताओ, टैक्स बढ़ा दिया आपने। आपसे कांग्रेस के चलिए भंडारी साहब एक बार आसोपा साहब से एक सवाल। आसोपा साहब एक सवाल अभी अब जवाब देखें आरपी विजय साहब को देना है, लेकिन एक सवाल इन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की लागत, उसके महंगाई के पूरे स्पेक्ट्रम को समझना होगा। ये आपके सामने भी प्रॉब्लम थी, आपने सुना अभी इनको। तो आपका जो प्रॉब्लम है, देश भर में कांग्रेस आंदोलन कर रही है, उसकी क्या वजह? ये पॉलिटिकल एजेंडे के लिए कर रहे हैं कि वास्तव में पब्लिक की लड़ाई? मेरा सवाल नहीं है, ये इंगित कर रहे हैं आपकी ओर कि आप लोगों के वक्त ऐसा ही था। तो वो आप जवाब भी दीजिए और सवाल भी करिए। तो मैं मत करिए विजय साहब जो हैं जब डिबेट में भी आते हैं क्योंकि इनके भाजपा के लोग गोलमोल सी बातें करते हैं, कोई न तथ्य की बात। आप फैक्ट्स पे आओ सर, मेरे से फैक्ट्स पे बात कर लो। आप फैक्ट्स पे बात, आपको क्वेश्चन रेज कीजिएगा, मैं फैक्ट्स पे जवाब देता हूँ। बकवास कर रहे हैं, बकवास तो कोई कांग्रेस वाले करते हैं, तेज आवाज में बात करके, उल्ट पुल्ट बात करके। कांग्रेसियों के बाद और कोई काम है नहीं, उनके बाद खराब नहीं करना चाहता। मत करो, मेहरबानी होगी आपकी, आभार आपका। चले आप जवाब दीजिए। ऐसा आप योग्य आप सरकार चलाओ, आप आ जाना। ऐसा है पूरा हो जाएगा सर। आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे को शर्म आएगी कि नहीं आएगी? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतनी पब्लिक के सामने क्या बात कर रहे हैं? विजय साहब सवाल पूछिए। आप सवाल आप ना बात करते, मैं तो आपको बात करना आता है, बात करो ना, बात क्यों नहीं करते हो आप? एक मिनट आप सुनिए तो सही, आप सवाल पूछिए। बीजेपी की तरफ से अधिकृत करके इनको भेजा है, आपके सवाल का जवाब देंगे। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप पूछिए। महंगाई नहीं बढ़ रही है तो 4 साल में इन्होंने सरकारी कर्मचारियों का डीए कितनी बार बढ़ाया? अभी जनवरी अब भी बढ़ाया सर, अब भी बढ़ाया, अब भी बढ़ाया जनवरी। सवाल कर लेने दीजिए। माइनस क्यों नहीं किया? ये बताओ ना, डीए माइनस क्यों नहीं किया? अच्छा आप बोलो आगे बोलो। एक बात, इसका जवाब दीजिए। कर्मचारियों का डीए कब करवाना चाहते हो आप? सवाल का जवाब दीजिए। सवाल कर्मचारियों का डीए क्यों बढ़ रहा है लगातार? एक बात। और दूसरी बात, डीए कर्मचारियों को बढ़ रहा है तो मिनिमम वेजेस उसी अनुपात में क्यों नहीं बढ़ रहे? 2 बात। तीसरी बात, आप यहाँ जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, इतने समझदार लोगों के सामने आपको बिठाया, तो आप यहाँ हाँ भर के जाइए कि या तो राजस्थान वेट कम करेगा। एक, अगर आप वसुंधरा जी आप रोज आती हैं बीजेपी कार्यालय में, और अगर ऑथराइज करके नहीं भेजा है तो डोंट कम हियर, और नहीं तो यहाँ कह के जाइए अधिकृत करके। नंबर 2, यह वादा करके जाइए कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में अगर पेट्रोलियम और डीजल को वेट इसमें जीएसटी मिलाने का प्रपोजल आता है तो राजस्थान स्टेट उसका विरोध नहीं करेगा। 2 बात। और तीसरी बात, आपको केंद्र ने वेट घटाने की जो चिट्ठियां लिखी, उसकी चिट्ठी के जवाब में आपने क्या जवाब उनको लिखा है वो सार्वजनिक करिए, जब तो यहाँ बहस में आइए, नहीं तो ये बेमतलब समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए आपके सवाल का मैं जवाब दिलवाऊंगा मैं जी। हाँ मैं दिलवा रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज मैं फिर इंटरव्यू नहीं अब मत करिए। विष्णु कुमार साहब आपका भी समय कम है हमारे पास में, आपके सवाल आएंगे तो एक साथ जवाब मैं दिलवा दूंगा जी। योगेंद्र जी, सवाल है कि 125 करोड़ का जो ये देश है, वहां पे ये 1 करोड़ जनता जो जिसकी ये बीजेपी जिनको पूंजीपतियों के साथ है, 1 करोड़ 125 करोड़ की जनता में से 1 करोड़ 24 लाख जनता आज किस स्थिति में खड़ी है, ये खुद भी जानते हैं सीए साहब कि ये सच्चाई नहीं बोल रहे, ये सिर्फ पार्टी ने जो इनको गाइडलाइंस दी है उस पर बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी झूठ बोलने के मास्टर हैं और ये भी झूठ बोलने के मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि जो सच्चाई हो उसको मानना चाहिए, ये नहीं कि आज तेल और डीजल मिलने वाला नहीं। योगेंद्र जी, ये तो सब जगह को साइड ट्रैक करने के लिए उन्होंने ये एक रास्ता दिखा दिया
और बाकी महंगाई तो किस चीज की महंगाई नहीं है। आदमी के जीने से लेकर मरने तक ऐसा कोई आइटम बताओ जो महंगा नहीं हुआ इस 4 साल के राज में। आप 1 साल की नहीं 4 साल की बता दीजिए। तो ये झूठ क्यों बोलना चाहते हैं? ये झूठ बोल के गुमराह करना चाहते हैं। सच्चाई आज तो कम से कम सच्चाई की बात करो। 4 साल हुए आपको चलिए चलिए निशा सिद्धू जी हमारे साथ में। एक निशा सिद्धू जी का एक सवाल एक और है, जो बजरी 3000 रुपए ट्रक दिया 35,000 रुपए ट्रक। बिल्कुल। चलिए निशा सिद्धू जी का एक सवाल है। निशा सिद्धू जी वैसे मैं एक साथ जवाब दिलवाऊंगा आप लोगों को। जी निशा जी अपना सवाल करिए। एक सवाल जो पेशर एक साथ करता हूँ तो ठीक रहेगा। महंगाई पे एक सवाल। मैं महंगाई पे आ रही हूँ कि उस वक्त जो आज से 4 साल पहले आटा रोटी हम सब खाते हैं तो जो 14-15 रुपए किलो था, 13 रुपए या 10 रुपए भी मिलता था, वो आज 28 से 30 रुपए किलो मिल रहा है। तो गृहिणियों को सीधे सीधे चोट हुई है। बहुत वादा किया था कि महिलाओं के साथ अत्याचार रुकेंगे, कोई अत्याचार रुके नहीं है और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। केवल महंगाई पे हम इस वाले पार्ट में महंगाई पे फोकस रखेंगे केवल। आपको लग रहा है कि पूरे नहीं कर पा रही है? नहीं कर पा रही। चलिए विजय साहब, मुंह की मिठास, चाय की मिठास और पेट का निवाला दोनों छीने जा रहे हैं। इसलिए औरत से लेके हर परिवार दुखी है। घर में आदमी भी जाता तो औरत 4 सवाल खड़े करती है। चलिए निशा जी बिल्कुल आप सहमत। तो देखिए हमने जो चर्चा का पहला बिंदु रखा है वो यही रखा है कि रसोई का बजट तो नहीं गड़बड़ा रहा है। लोग कहते हैं कि जब खाना खाने होटल में जाते हैं तो या तो दाल की बाउल छोटी हो गई है या उसमें पानी मिला दिया गया है। विजय साहब लगभग अब यही है इस जो मुद्दा हमारा महंगाई का, उसमें यह है कि गड़बड़ा रही है। आप इसे दुरुस्त कैसे करेंगे, भरोसा कैसे दिलवाएंगे? आज आप ये नहीं कह सकते कि 70 साल से ये हो रहा था कि 4 साल का वक्त कम नहीं होता है किसी को चीजों को दुरुस्त करने के लिए। मुझे लगता है तो मोदी साहब के वो सारे पीरियड निकल चुके होंगे, अब तो जवाबदेही बन रही है। तो ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं एक आम जन के सवाल हैं, अब क्या जवाब देंगे इनका? मैं पहले निशा जी का जवाब देता हूं। निशा जी ने कहा कि सब आटे का भाव पहले 18 रुपए था, आज 28 रुपए किलो हो गया। जब एक बात बताओ, फार्मर्स का जब हम नहीं समर्थन प्राइस हम बढ़ा रहे हैं, एक तरफ हमको समर्थन प्राइस की बात कर रहे हैं कि हमारा प्राइस तो उधर से भी तो प्राइस बढ़ा रहे, तो ये आपको सोचना पड़ेगा, इकोनॉमी को समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी कैसे चलती है। आज एक तरफ तो हम किसान के लिए कहते हैं कि किसान के प्राइसेस बढ़ाओ, तो बढ़ाई हमें बढ़ाई तो डेफिनेट प्रोपोर्शनेट आज समर्थन मूल्य कहाँ बढ़ा दिया आपने? जो रेवेन्यू आप समर्थन मूल्य कहाँ बढ़ा दिया? 4 साल के अंदर रेवेन्यू कितनी बढ़ी? किसानों को दे दिया जाता तो भी पैसा भारत सरकार किसान की तो आत्महत्या कर रहा है। सरकार आपसे तो लेती है, किसान तो आत्महत्या कर रहा है, कहाँ समर्थन बढ़ा दिया? बोल रहे आप? समय कम है। यहाँ मैं रुकना चाहूंगा एक बार, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि